नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यूपी असेंबली इलेक्शन से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें बताऊंगा। आज से टिकटों का बंटवारा शुरू हो गया है। बीजेपी ने आज साफ साफ कह दिया कि 172 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं, लेकिन इनका ऐलान अभी नहीं किया गया। कल मकर संक्रांति के शुभ दिन सूची को जारी किया जाएगा, लेकिन कुछ जिन लोगों के नाम फाइनल हो गए हैं उनकी जानकारी मेरे पास में है। जैसे यूपी में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का नाम है। श्रीकांत शर्मा मथुरा से ही चुनाव लड़ेंगे। पंकज सिंह नोएडा से ही मैदान में होंगे। सधना से संगीत सोम और मुजफ्फरनगर से सुरेश राणा बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट लंबी है। बहुत सारी डिटेल्स हमारे संवाददाता देवेंद्र पाराशर ने मुझे दी है और बहुत सारे नाम मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आज समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने अपने 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। इसमें समाजवादी पार्टी के 10 और राष्ट्रीय लोकदल के 19 नेताओं के नाम हैं। इस लिस्ट का राजनीतिक मतलब क्या है, इन उम्मीदवारों का असर क्या है, समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है, इसको आज हम एनालाइज करेंगे। समाजवादी पार्टी की लिस्ट तो शाम को आई, लेकिन दिन भर आज बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं की वजह से समाजवादी पार्टी की और अखिलेश यादव की चर्चा होती रही। आज उत्तर प्रदेश सरकार के एक और मंत्री धर्म सिंह सैनी ने भी इस्तीफा दिया। सैनी के अलावा बीजेपी को 2 और विधायकों ने छोड़ दिया। 3 दिन में 3 मंत्री और 10 बीजेपी विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट में आप इन सारे नामों को जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि कम से कम इनके टिकट तो पक्के हैं। ये लोग टिकट का आश्वासन मिलने के बाद ही बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं के बारे में बीजेपी का क्या कहना है? क्या इनकी टिकटें कटने वाली थी? 5 साल तक सरकार में रहने के बाद इस्तीफा देने वाले मंत्री बीजेपी पर कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं, उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, इन सब की बात करेंगे। लेकिन पहले बात बीजेपी की लिस्ट की, जिसको लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है। दिल्ली में 2 दिन तक लगातार मीटिंग के बाद बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग में 300 सीटों की स्क्रीनिंग की गई। आज बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मीटिंग में मौजूद थे। सीसी की मीटिंग में 172 उम्मीदवारों का नाम फाइनल हुआ है। हालांकि इस मीटिंग में जिन नामों पर तय किया गया, जिन सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए गए, उनके बारे में अभी तक ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से सिर्फ इतना कहा कि उम्मीदवार फाइनल हैं, ऐलान जल्दी होगा, लेकिन यह तय है कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी। और इस वक्त देवेंद्र पाराशर हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं और देवेंद्र के पास इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों को लेकर कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी है। देवेंद्र जी, बता सकते हैं भाई कौन कौन से नाम हैं आपके पास? अब बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने आज जिन नामों को तय किया है, इंडिया टीवी पे उन नामों को हम बता रहे हैं। और बीजेपी के उन नामों को सार्वजनिक करने से पहले इंडिया टीवी के दर्शक ये जान पाएंगे कि आखिर वो कौन कौन से बीजेपी के उम्मीदवार हैं जिन्हें आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में उन नामों पर मुहर लगाई गई थी। और उन नामों को लेकर अगर बात करें तो कैराना से मृगांका सिंह को टिकट दिया जा रहा है। हुकुम सिंह की ये बेटी है मृगांका सिंह, कैराना से उनको टिकट दिया जा रहा है। थाना भवन से सुरेश राणा, जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है। शामली से तेजेंद्र सिंह निर्वाल को टिकट दिया जा रहा है। बुढ़ाना से उमेश मलिक को टिकट दिया जा रहा है। चरथावल से नरेंद्र कश्यप को टिकट दिया जा रहा है। पुरकाजी, जो कि सुरक्षित सीट है, वहां से प्रमोद उटवाल को टिकट दिया जा रहा है। मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल को टिकट दिया जा रहा है। कपिल देव अग्रवाल जो वहां के सांसद हैं, उनके बेटे हैं ये। खतौली से विक्रम सैनी को टिकट दिया जा रहा है। मीरापुर से प्रशांत गुज्जर, और सिवाल खां से मनिंदर पाल सिंह, सरधना से संगीत सोम, जो कि फायर ब्रांड बीजेपी के लीडर हैं, एक बार फिर से उनको सरदाना सीट से ही उम्मीदवार बनाया जा रहा है। हस्तिनापुर से दिनेश खटीक को, इसके अलावा किठौर सीट से सत्यवीर त्यागी को टिकट दिया जा रहा है। मेरठ कैंट से अमित अग्रवाल, मेरठ कैंट माफ कीजिएगा, मेरठ कैंट जो वहाँ के 4 बार के सिटिंग एमएलए हैं, उनके बेटे हैं अमित अग्रवाल, उनको इस बार टिकट दिया जा रहा है मेरठ कैंट से। मेरठ शहर से सुनील भराला, इस बात को लेकर लक्ष्मीकांत वाजपेयी बहुत ज्यादा नाराज हैं, लेकिन सुमित भराला को टिकट दिया जा रहा है, जो कि वो भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। इस बार पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। मेरठ
मेरठ शहर की सीट से। मेरठ दक्षिण की अगर बात करें तो वहां से सोमेंद्र तोमर को सीट दिया जा रहा है। छपरौली से सहेंद्र सिंह रमाला, बड़ौद से केपी मलिक जो कि एक जाट लीडर है, बागपत से योगेश धामा, लोनी से नंद किशोर गुर्जर, मुरादनगर से अजीत पाल त्यागी, साहिबाबाद से सुनील कुमार शर्मा जो कि अभी सिटिंग एमएलए हैं, एक बार फिर से पार्टी उनको टिकट दे रही है। गाजियाबाद से अतुल गर्ग जो कि सिटिंग एमएलए हैं, एक बार फिर से पार्टी उनको टिकट दे रही है। मोदी नगर से डॉक्टर मंजू सिवाच, धौलाना से धर्मेश तोमर, हापुड़ से विजयपाल आरती, गढ़ मुक्तेश्वर से हरेंद्र चौधरी तेवतिया, नोएडा से पंकज सिंह जो कि राजनाथ सिंह के बेटे हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है एक बार फिर से, अभी वो सिटिंग एमएलए हैं। दादरी से तेजपाल सिंह नागर जो कि सिटिंग एमएलए हैं, एक बार फिर से उनको टिकट दिया जा रहा है। जेवर की सीट से धीरेन्द्र सिंह जो कि सिटिंग एमएलए हैं, एक बार फिर से पार्टी उनके ऊपर भरोसा जता रही है, उनको टिकट दे रही है। सिकंदराबाद की सीट की अगर बात करें तो उस पर अभी अंतिम मुहर नहीं लगा है, किसी ठाकुर समुदाय के व्यक्ति को वहां पे टिकट दिया जा सकता है। बुलंदशहर की सीट पे अभी आज फाइनल मुहर नहीं लगा, उसमें 2 नाम थे, उन दोनों नामों को लेकर पार्टी के भीतर अंतिम सहमति नहीं बन सकी। उसमें यह तय किया गया कि अपोजिशन का पहले उम्मीदवार आ जाए, उसके बाद हम तय करेंगे। अस्थाना की सीट देवेंद्र सिंह लोधी को टिकट दिया गया है। अनूप शहर की सीट भी 2 उम्मीदवारों के लिए रखा गया है, क्योंकि कास्ट कॉम्बिनेशन को लेकर पार्टी के भीतर सहमति नहीं बन पाई थी। एक राय यह है कि ब्राह्मण उम्मीदवार होना चाहिए, दूसरी राय यह थी कि वहाँ पे जाट उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए, तो इन दोनों में अभी सहमति नहीं बन पाई है। डिवाई की सीट जो है वो लोध समुदाय के किसी व्यक्ति को दिया जाएगा, लेकिन नाम को लेकर, क्योंकि 2 नाम थे, उस 2 नाम को लेकर एक सहमति नहीं बन पाई, इसके चलते अभी उस सीट को रोका गया है। शिकारपुर की जो सीट है वो अनिल शर्मा को दिया जाएगा। खुर्जा की सीट सुरक्षित सीट है, वहाँ पर मीनाक्षी को टिकट दिया जा रहा है। ये सारे वो नाम हैं जो कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने आज फाइनल किए। खैर की सीट पे अनूप प्रधान वाल्मीकि, बरौली की सीट पे जयवीर सिंह, अतरौली की सीट पे संदीप सिंह जो कि कल्याण सिंह के नाती हैं, एक बार फिर से पार्टी उनके ऊपर भरोसा जता रही है, उनको टिकट दे रही है। छर्रा की सीट पे अभी तय नहीं हुआ है। कोल की सीट पे अनिल परासर को टिकट दिया जा रहा है। इसके अलावा अलीगढ़ की सीट पे अभी उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं हुआ है। इगलास की सीट राजकुमार सहयोगी को टिकट दिया जा रहा है। छाता की सीट जो कि लक्ष्मी नारायण चौधरी ऑलरेडी मंत्री हैं, एक बार फिर से उनके ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया है, उनको टिकट दिया है। माठ की सीट बहुत दिलचस्प है। राजेश चौधरी जो कि अभी हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता बने हैं, जाट लीडर हैं, युवा जाट लीडर हैं, धर्मेंद्र प्रधान के और गिरिराज सिंह जैसे नेताओं के बहुत करीबी बताए जाते हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है। और एक बार पार्टी ने पहली बार उनके ऊपर यह भरोसा जताया है। उनको माठ की जो सीट बहुत टफ सीट मानी जाती रही है पहले बीजेपी के लिहाज से, लेकिन पार्टी ने इस बार अपने युवा जाट चेहरे को वहाँ पर उतारा है। गोवर्धन की सीट से मेघश्याम सिंह हैं। मथुरा से श्रीकांत शर्मा जो कि प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं, एक बार फिर से पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया। मथुरा की सीट को लेकर बहुत सारी अटकलबाजी चल रही थी कि शायद योगी आदित्यनाथ वहां से जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। श्रीकांत शर्मा को पार्टी ने वहां से टिकट दिया है। बलदेव की सीट की बात करें तो वहाँ से पूरन प्रकाश, एलमादपुर धर्मपाल सिंह जिन्होंने अभी 2 दिन पहले ही बीजेपी से, समाजवादी पार्टी से बीजेपी ज्वाइन किया है, पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया और धर्मपाल सिंह को टिकट दिया। इस बात को लेकर बीजेपी के जो वहाँ पे संभावित उम्मीदवार थे उन्होंने रोष प्रदर्शन भी किया था, पार्टी कार्यालय के ऊपर प्रदर्शन भी किया था, लेकिन पार्टी ने धर्मपाल सिंह को जिताऊ मानते हुए एतमादपुर की सीट पर अपना भरोसा जताया। आगरा कैंट की बात करें तो GS धर्मेश जो कि मंत्री बनाए गए हैं, अभी हाल में ही मंत्री बनाए गए थे, एक बार फिर से पार्टी ने उनको भरोसा जताते हुए इस बार के चुनाव में भी उन्हें टिकट दिया है। आगरा दक्षिण की बात करें तो योगेंद्र उपाध्याय जो कि सिटिंग एमएलए हैं, पार्टी ने एक बार फिर से उनको भरोसा जताते हुए टिकट दिया है। आगरा उत्तरी की बात करें तो पुरुषोत्तम खंडेलवाल। आगरा ग्रामीण को लेकर अभी पार्टी ने तय नहीं किया, उसमें 2 नाम थे, उन दोनों नामों को लेकर क्योंकि सहमति नहीं बन पाई, इसलिए पार्टी ने अभी उस नाम पर मुहर नहीं लगाया है। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो चौधरी बाबूलाल जो कि पिछली बार सांसद हुआ करते थे, उसके बाद उनको टिकट नहीं दिया गया 2019 के लोकसभा चुनाव में, इस बार पार्टी ने उनको विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। खैरागढ़ की बात करें तो भगवान सिंह कुशवाहा, फतेहाबाद की बात करें तो छोटेलाल वर्मा, बाह की बात करें तो रानी पक्षालिका सिंह। तो ये वो सारे नाम हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने आज इन नामों पर मुहर लगाया। और इसके अलावा भी और सारे नाम हैं जिनके नामों पर मुहर लगी है, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों के साथ इतने सारे नामों को हम लोग साझा कर रहे हैं। रजत जी, मैं ये तो कहूंगा कि भाई आपने कमाल कर दिया। जिन नामों को लेकर सब उत्सुकता से आस लगाए बैठे थे कि उनको कब पता चलेगा, और मैं तो अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ऑफिशियली कल लिस्ट डिक्लेयर होगी, और मैंने सोचा था 2 4 5 नाम आपके पास होंगे, लेकिन आपने तो पूरी लिस्ट गिना दी और मुझे लगता है कि लोग इसको काउंट करते करते रुक जाएंगे। तो ऐसा करें कि एक बार फिर से ये लिस्ट बता दें आप लोगों को, क्योंकि इतना जल्दी आपने बताया, हो सकता है लोगों को पता न चला। जो मेरे पास, जो मैं समझ पाया, जो आपने बताए हैं, कुछ नाम मैं दोहरा देता हूं, बच जाए तो फिर आप बता देना। तो देवेंद्र पाराशर ने बहुत बड़ी खबर दी है। देवेंद्र पाराशर ने यह बताया कि कैराना से मृगांका सिंह को टिकट दिया गया है, संगीत सोम को सरधना, मेरठ कैंट से अमित अग्रवाल को टिकट दिया जाएगा, मेरठ शहर से सुनील भराला को टिकट दिया गया है, अतरौली से और
बुलंदशहर, ये अतरौली का उन्होंने नाम बताया था, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन बुलंदशहर और अनूपशहर का टिकट फाइनल नहीं हुआ है, ये बताया उन्होंने। और माठ की सीट से राजेश चौधरी को टिकट दिया गया है। मथुरा से श्रीकांत वर्मा जो कि ऊर्जा मंत्री हैं, उनको टिकट दिया है। आगरा कैंट से जीएस धर्मेश उम्मीदवार होंगे। आगरा दक्षिण से योगेंद्र उपाध्याय। आगरा ग्रामीण का उम्मीदवार अभी तय नहीं हुआ है, यह भी बताया देवेंद्र ने। और फतेहपुर सीकरी से चौधरी बाबूलाल को टिकट दिया गया है। तो देवेंद्र, बहुत सारे नाम हैं। खतौली से विक्रम सैनी का नाम है, ये ज्यादातर नाम मैंने शेयर किए हैं। इसके अलावा कोई नाम जो मेरे से छूट गए हो जो आप बताना चाहते हो एक बार फिर से? जैसे थाना भवन सुरेश राणा, शामली से तेजेंद्र सिंह निर्वाल, शामली सीट बहुत ज्यादा चर्चा में थी, तेजेंद्र सिंह निर्वाल को टिकट दिया गया है। बुढ़ाना की सीट से उमेश मलिक को, चरथावल से नरेंद्र कश्यप, पुरकाजी से प्रमोद उटवाल, मुजफ्फरनगर की सीट से कपिल देव अग्रवाल को, खतौली से विक्रम सैनी को, मीरापुर से प्रशांत गुर्जर को, सिवाल खास से मनिंदर पाल सिंह को, सरधना आपने बताया सर संगीत सोम, हस्तिनापुर से दिनेश खटीक, किठौर से सत्यवीर त्यागी, मेरठ कैंट से अमित अग्रवाल, मेरठ शहर से सुनील भराला, जिस बात को लेकर लक्ष्मीकांत वाजपेयी नाराज हैं काफी, मेरठ दक्षिण से सोमेंद्र तोमर, छपरौली से सहेंद्र सिंह रमाला, बड़ौद से केपी मलिक, बागपत से योगेश धामा, ये भी युवा नेता हैं और बहुत उभरते हुए माने जाते हैं बीजेपी के भीतर। और दिलचस्प चीज़ ये है कि वहाँ बताया जाता है कि वहाँ के सांसद से इनकी बहुत अच्छी बनती नहीं है, बावजूद इसके पार्टी ने इनको टिकट दिया है। लोनी से नंदकिशोर गुर्जर, मुरादनगर से अजीत पाल त्यागी, साहिबाबाद से सुनील कुमार शर्मा जो कि सिटिंग है, गाजियाबाद से अतुल गर्ग सिटिंग है, मोदी नगर से मंजू सिवाज, धौलाना से धर्मेश तोमर, हापुड़ से विजय पाल आरती, गढ़ मुक्तेश्वर से हरेंद्र चौधरी तेवतिया, नोएडा से पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के बेटे हैं, सबको अंदाजा था कि पंकज सिंह को एक बार फिर से पार्टी नोएडा से ही उतारेगी और वही हुआ है। दादरी से तेजपाल सिंह नागर, इनके ऊपर खतरा था कि इनका टिकट कट सकता है, दो और नामों पर विचार चल रहा था, लेकिन पार्टी ने फाइनली तेजपाल सिंह नागर पर अपना भरोसा जताया है। जेवर सीट से धीरेन्द्र सिंह, सिकंदराबाद और बुलंदशहर, इन दोनों नामों को अभी तय नहीं किया गया है। थाना से देवेंद्र सिंह लोधी, अनूप शहर में ब्राह्मण या जाट को टिकट दिया जाएगा, लेकिन दोनों के अलग अलग नाम थे। उन दोनों नामों पर क्योंकि आज मुहर नहीं लग पाई, इसलिए अपोजिशन के कैंडिडेट को सोचते हुए भी उस नाम को अभी रखा गया है। शिकारपुर से अनिल शर्मा को टिकट दिया जा रहा है। और जब अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं रजत जी, तो जाहिर तौर पर बहुत सारे कॉल बीजेपी नेताओं के आने शुरू हो गए हैं, वो भी उन नामों को लेकर जानना चाहते हैं। बीच बीच में उनके कॉल आ रहे हैं। शिकारपुर से अनिल शर्मा, खुर्जा से मीनाक्षी सिंह, ये सारे नाम हैं जो कि ऑलरेडी फाइनल हैं। खैर से अनूप प्रधान वाल्मीकि, इन पर मुहर लग गया है। बरौली से जयवीर सिंह, अतरौली से संदीप सिंह जो कि कल्याण सिंह के नाती हैं, उनको टिकट दिया गया है। छर्रा की सीट अभी तय नहीं हुआ है। कोल से अनिल पारासर, अलीगढ़ सीट अभी तय नहीं हुई है। इगलास से राजकुमार सहयोगी, छाता से लक्ष्मी नारायण चौधरी, माठ से राजेश चौधरी, गोवर्धन से मेघ श्याम सिंह, मथुरा से श्रीकांत शर्मा, बलदेव से पूरन प्रकाश। तो ये वो सारे नाम हैं जो कि बीजेपी की सूची में जब सार्वजनिक की जाएगी उस सूची में, तो ये सारे नाम उसमें दिखेंगे, क्योंकि इन नामों पर मुहर लगा दिया गया है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। रजत जी, ये बात सही है देवेंद्र, जो आपने बताया खबर, ये बहुत बड़ी खबर है। उत्सुकता से सबको इंतजार था और सब जानना चाहते हैं। उम्मीदवार तो खास तौर पर जानना चाहते हैं, उनके सपोर्टर जानना चाहते हैं उन्हें टिकट मिला या नहीं मिला, तो आपको जरूर फोन तो आएंगे। लेकिन कुछ सीटें आपने जिक्र किया कि उन पर नाम तय नहीं हुए हैं, लेकिन आपने ये बता दिया कि किस कास्ट का उम्मीदवार होगा ये तय हो गया है। तो वो कौन सी सीटें हैं, उनके बारे में एक बार जरा फिर से अगर बता दें। लगभग 6-7 ऐसी सीटें हैं जिन नामों पे, क्योंकि उसमें एक नाम नहीं थे, साथ ही ये भी देखना था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से वहाँ पे किस कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा और उसके लिहाज से उन नामों को रोक कर रखा गया था। और क्योंकि उसमें जैसे जो अलग अलग कास्ट है, दो कास्ट अगर हैं, दोनों के जो वोटर्स हैं लगभग कमोबेश बराबर हैं, तो उसके लिहाज से पार्टी ने ये रोक के रखा था वो ऑप्शन। और उसमें ये देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जब कैंडिडेट आ जाएंगे उसके बाद उसमें टिकट दिया जाएगा। उन सीटों की अगर हम बात कर लें कि कौन कौन से सीट है, लगभग 5 से 6 सीटें पहले तो ऐसे बताया जा रहा था, लेकिन उसके बाद उसमें संख्या कुछ और बढ़ सकती है। जैसे सिकंदराबाद की सीट, बुलंदशहर की सीट। सिकंदराबाद की सीट किसी ठाकुर समुदाय के व्यक्ति को जाएगी, उसमें से 2 नाम हैं। उन नामों में से किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई थी, इसके चलते आज मुहर नहीं लगाया गया। बुलंदशहर में से या तो जाट या वैश्य, ये दोनों ही अच्छे कॉम्बिनेशन माने जा रहे हैं पार्टी के रणनीतिकारों के हिसाब से, इसलिए ये दोनों ऑप्शन अभी रोक कर रखा गया है कि इनमें से किसी एक को टिकट दिया जाएगा। अनूप शहर की बात करें तो या तो वहाँ से किसी ब्राह्मण को टिकट दिया जाएगा या फिर किसी जाट को टिकट मिलेगा। डिवाई की सीट की बात करें तो वहाँ पर लोध समुदाय से आने वाले किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। वहाँ भी 2 नाम थे, उस 2 नाम में से एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई थी। और ये जिन जिन नामों पर सहमति नहीं बन पाई है, या समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट देखना है या दूसरे विपक्षी दल का कैंडिडेट देखना है, तो ये अधिकार दे दिया गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने हिसाब से फैसला करके और जो चुनाव प्रभारी हैं उनके साथ बातचीत करके आगे तय कर लेंगे उन नामों को।
जी। और इसके अलावा छर्रा की सीट है। छर्रा की सीट पे अभी ऐसा लगता है कि बीजेपी के भीतर हमें यह बताया गया था 2 दिन पहले कि संभव है कि उसमें सेंधमारी की जाए, दूसरे दल के कोई व्यक्ति हैं जो कि आना चाहते हैं, इसलिए उस ऑप्शन पर अभी विचार ही नहीं किया गया है। इसके अलावा अलीगढ़ की सीट पर, अलीगढ़ की सीट हालांकि दिलचस्प है, लेकिन अलीगढ़ की सीट पर अब तक उम्मीदवार को लेकर कोई फाइनल मुहर नहीं लगाया गया। अब उसमें नज़र टिकी रहेगी कि आगे कब ये होता है। आगरा ग्रामीण की सीट पर भी अभी तक किसी उम्मीदवार को लेकर कोई नाम तय नहीं किया गया, और जहां पर कास्ट कॉम्बिनेशन भी बहुत विचार में नहीं रखा गया, वहां पर यह माना जा रहा है कि शायद दूसरे दल से सेंधमारी करके आने वाले कोई नेता हो, उसके लिए रखा गया है। रजत जी। तो देवेंद्र, जितनी देर आप और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें और लोगों से बात करें, मैं जो आपने नाम बताएं एक बार फिर से दर्शकों को बता देता हूं, क्योंकि इनको लेकर वाकई में बहुत उत्सुकता है। कई दिन से लोग इंतजार कर रहे थे इन नामों का, और ऑफिशियली इन्हें कल डिक्लेयर किया जाएगा, ये भी मैंने दर्शकों को बता दिया बार बार। लेकिन देवेंद्र पाराशर हमारे संवाददाता ये जानकारी लेकर के आए हैं। ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड जानकारी नहीं है, ये देवेंद्र पाराशर की जो जानकारी हासिल की हुई है वो है। देवेंद्र ने बताया कि मथुरा विधानसभा सीट से योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर श्रीकांत शर्मा ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। श्रीकांत शर्मा मथुरा सीट से पिछला चुनाव जीते थे। इसी तरह मथुरा जिले की छाता विधानसभा से एक और कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह का नाम तय हो गया है। गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट की नोएडा सीट से सिटिंग एमएलए पंकज सिंह चुनाव मैदान में है। पंकज सिंह आप जानते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं, लेकिन वो अपने दम पर इस इलाके के बड़े नेता हैं। दादरी सीट से तेजपाल नागर को टिकट मिलना तय है। जिले की जेवर सीट से धीरेन्द्र सिंह का टिकट कंफर्म्ड है। ये दोनों मौजूदा विधायक हैं। गौतम बुद्ध नगर के पास गाजियाबाद जिला है। 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। गाजियाबाद सीट से अतुल गर्ग और साहिबाबाद से सुनील शर्मा को फिर से मौका मिलेगा। अतुल गर्ग भी योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल के मेंबर हैं। वो यूपी के स्टेट हेल्थ मिनिस्टर हैं। मेरठ जिले की 4 सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए। मेरठ जिले की सबसे ज्यादा चर्चित सीट सरधना से मौजूदा विधायक संगीत सोम, इन पर बीजेपी में भरोसा जताया। संगीत सोम काफी पॉपुलर लीडर हैं, काफी जलवा है उनका अपने इलाके में। मेरठ शहर से सुनील बराला को टिकट मिला है। सुनील बराला ने पिछले इलेक्शन में शानदार जीत तय की थी। उन्हें योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया था। वो दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। मेरठ कैंट से वर्तमान विधायक सत्यप्राक्ष अग्रवाल के बेटे अमित अग्रवाल को टिकट मिलेगा, जबकि मेरठ दक्षिणी सीट से सोमेंद्र तोमर को उम्मीदवार बनाया जाएगा। अलीगढ़ की अतरौली सीट से कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह उम्मीदवार होंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में भी संदीप सिंह ने यह सीट बड़े मार्जिन से जीती थी। आगरा डिस्ट्रिक्ट की कैंट विधानसभा सीट से सिटिंग एमएलए और योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश को एक बार फिर से मौका मिलेगा। जीएस धर्मेश, आपको याद होगा कल मैंने जिक्र किया था, उनकी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दावा किया था कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। इसके बाद धर्मेश को सामने आकर सफाई देनी पड़ी कि साजिश के तहत उनके बारे में झूठी खबर फैलाई गई। वो बीजेपी में थे, बीजेपी में हैं और बीजेपी में रहेंगे। देवेंद्र पाराशर ने बताया कि आज केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में आगरा कैंट सीट से जीएस धर्मेश के नाम पर मोहर लगा दी गई है। इसके अलावा आगरा विधानसभा सीट से योगेंद्र उपाध्याय का टिकट भी फाइनल है। सिकंदराबाद सीट, बुलंदशहर और अनूपशहर की सीट पर फिलहाल फैसला नहीं हो पाया है। छर्रा और डिबाई सीट पर भी फाइनल फैसला बाकी है। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बाद में होगा। इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऑथोराइज किया गया है। इसके अलावा अलीगढ़ और आगरा ग्रामीण सीट पर भी उम्मीदवार का फैसला बाद में होगा। देवेंद्र पाराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, ये तो बहुत सारी सीटें हैं जिनका जिक्र हमने किया, जिनके नाम डिक्लेयर हो गए। आपने बताया, मैंने भी 1-2 बार बता दिया, लोगों को अंदाजा हो गया होगा। और जिन सीटों पर नाम तय नहीं हो पाए वो भी मैंने आपको बताया। लेकिन अब सवाल यह कि क्या जो सहयोगी दल हैं जिनके साथ बीजेपी की बात हो रही है वो संतुष्ट हैं? उनको कितनी सीटें दी जा रही हैं? मुझे लगता है देवेंद्र तक मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है। जी। देवेंद्र, बहुत सारी मैंने जानकारी शेयर की है, तो मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूं उससे पहले, क्या और कुछ जानकारी आपके पास है जो हमने बताया इसके अलावा?
और लगभग 94-95 नाम के बारे में हमने बता दिया है। जाहिर तौर पे इसके अलावा कोई और भी नाम है, क्योंकि आज जिन नामों को लेकर जो चर्चा हुई थी और जिन नामों को तय किया गया था वो संख्या में इससे थोड़े से और ज़्यादा हैं। वो नाम भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द हम लोगों के पास होंगे, जिससे हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर सकेंगे। कुछ नामों को लोग क्योंकि होल्ड करके रखा गया है, कुछ में अपोजिशन के स्ट्रेटजी के चलते होल्ड करके रखा गया है कि वो किसको उम्मीदवार बनाएंगे, तो उस लिहाज से कुछ नाम और बच जा रहे हैं। अदरवाइज बाकी सारे नाम भी हम लोग शेयर कर सकते थे। और आज जो 3 घंटे का मंथन हुआ रजत जी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में, इस 3 घंटे के मंथन से पहले लगभग 25 से 26 घंटे तक 2 दिन बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई थी और उसमें सारे उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था और उन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को ही आज प्रधानमंत्री की अगुवाई में केंद्रीय चुनाव समिति की 3 घंटे की बैठक में मुहर लगाया गया है। जी रजत जी, तो ये जो लिस्ट है ना देवेंद्र, ये अब मेरे पास सामने है स्क्रीन पर, तो मैं एक बार ये लिस्ट पढ़ देता हूं ताकि दर्शकों को पता चल जाए एक बार फिर से, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज भेज रहे हैं कि ये कौन सा नाम है कौन सा नाम नहीं। जो लिस्ट है इसमें 35 मौजूदा विधायक हैं, 5 नाम वो हैं जो बीएसपी से बीजेपी में आए हैं, और पूरी लिस्ट जो सामने है, कैराना से मृगांका सिंह, थाना भवन से सुरेश राणा, शामली से तेजिंदर सिंह, बुढ़ाना से उमेश मलिक, चरथावल से नरेंद्र कश्यप, पुरकाजी से प्रमोद ऊंटवाल, मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल, खतौली से विक्रम सैनी, मीरापुर से प्रशांत गुर्जर, सिवाल खास से मनिंद्रपाल सिंह, सरधाना से संगीत सोम, हस्तिनापुर से दिनेश खटीक, किठौर से सत्यवीर त्यागी, मेरठ कैंट से अमित अग्रवाल बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। अतरौली से कल्याण सिंह के ग्रैंडसन संदीप सिंह को टिकट मिला है। मेरठ शहर से सुनील भराला, मेरठ दक्षिण से सोमेंद्र तोमर, छपरौली से सहिंद्र सिंह रमाला, बरौस से केपी मलिक, बागपत से योगेश थाबा, लोनी से नंदकिशोर गुर्जर, मुरादगढ़ से अजीत पाल त्यागी, साहिबाबाद से सुनील कुमार शर्मा, गाजियाबाद से अतुल गर्ग, मोदीनगर से मंजू सिवाच, धौलाना से धर्मेश तोमर, हापुड़ से विजयपाल आरती को टिकट मिला है। बीजेपी ने अभी, आपको फिर से बता दूं, ऑफिशियली नाम डिक्लेयर नहीं किए हैं। ये हमारे संवाददाता देवेंद्र पाराशर की खोजबीन है, वो कुछ नाम निकाल कर लाए हैं। कुछ और नाम बता देता हूं आपको। गढ़मुक्तेश्वर से हरेंद्र चौधरी तेवतिया, नोएडा से पंकज सिंह सिटिंग एमएलए हैं, राजनाथ सिंह के बेटे हैं, दादरी से तेजपाल सिंह नागर, जेवर से धीरेन्द्र सिंह, सयाना से देवेंद्र सिंह लोधी, शिकारपुर से अनिल शर्मा, खुर्जा से मीनाक्षी सिंह का टिकट बीजेपी ने पक्का कर दिया है, यह कहना है हमारे संवाददाता देवेंद्र पाराशर का। और देवेंद्र हमारे साथ हैं। देवेंद्र, एक बार फिर से मैंने लिस्ट पढ़ दी है, इस लिस्ट के बारे में हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं आप, बताइए जी। गढ़मुक्तेश्वर के जो उम्मीदवार हैं रजत जी, बहुत दिलचस्प है कि हरेंद्र चौधरी तेवतिया ये चौधरी चरण सिंह के परिवार से हैं, और आप देखें तो जाट आंदोलन को लेकर जाहिर तौर पर बीजेपी के ऊपर बहुत सारा दबाव रहता है कि क्या पश्चिम यूपी में बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में गढ़मुक्तेश्वर से जो उम्मीदवार हैं चौधरी हरेंद्र सिंह तेवतिया, ये चौधरी चरण सिंह के परिवार से हैं और पार्टी ने उनको टिकट दिया है। इसके अलावा आरएलडी से एक व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है, बीएसपी से आए हुए 3-4 लोगों को पार्टी ने टिकट दिया है। तो कुल मिलाकर ये कोशिश की गई है कि विनेबिलिटी जिस फैक्टर की बात कही जाती है, तो वैसे उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा जाए जो कि जीत सके। और उस लिहाज से बहुत गहन मंथन के बाद, बहुत सारे सर्वे के बाद इन सारे नामों को फाइनल किया गया आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में। ये रजत जी, तो जो लिस्ट है इन सबका बैकग्राउंड, सबकी फैमिली का बैकग्राउंड, कौन कितना पढ़ा लिखा है, ये सारी जानकारी हासिल की गई। हाँ बिल्कुल, और उसके बाद वो उनका प्रोफेशन क्या है, किस प्रोफेशन से रहे हैं। जैसे किसी नए अगर कैंडिडेट को टिकट देना है तो उस टिकट के पूरे बैकग्राउंड को खंगाला गया, और न सिर्फ खंगाला गया बल्कि उसके लिए अलग से फीडबैक लेके, और फीडबैक लेने में भी संगठन का कोई एक सिस्टम नहीं था बल्कि मल्टीपल सिस्टम्स थे, और उन सिस्टम्स के आधार पर जो फीडबैक आया था, जैसे मान लीजिए कि प्रदेश अध्यक्ष की एक राय हो सकती है, संगठन महामंत्री की दूसरी राय हो सकती है, मुख्यमंत्री के तरफ से कोई और राय हो सकती है, इंडिपेंडेंट सर्वे की राय कुछ और हो सकती है। तो हर अलग अलग, या जो चुनाव प्रभारी है उनकी राय कुछ और हो सकती है।
सकती है। तो अलग अलग फीडबैक के आधार पर और पूरे खोजबीन और छानबीन करने के बाद और ग्राउंड पे उसका असर देखने के बाद इन सारे नामों को फाइनल किया है बीजेपी के रणनीतिकारों ने। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बखूबी जानते हैं कि यूपी का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। और रजत जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरी कमान अब अमित शाह के हाथों में है यूपी चुनाव को लेकर। पिछले 3 दिन में जो बैठकें हुई हैं, उन 3 दिन के बैठकों को आप देखें तो अमित शाह ऐसा लगता है कि सुबह से लेकर देर रात तक सिर्फ यूपी की बैठकें करते रहे और एक एक चीज़, क्योंकि यूपी की 403 सीट में से एक एक फैक्टर को जानते हैं कि कहाँ पे कौन सा कास्ट कॉम्बिनेशन है, कौन सी चीज़ है। तो इन सारी चीज़ों पे बहुत गहन मंथन करने के बाद इन सारे उम्मीदवारों को फाइनल किया गया है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शन उन लोगों ने खोल कर रखे हैं, बहुत सारी सीटों पे खोल कर रखा गया है जिनके बारे में हमने रिपोर्ट किया। और उसकी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी किस कैंडिडेट को देगी, वहाँ पे बसपा कैंडिडेट क्या हो गया, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जहाँ वैसी संभावना थी उसके चलते उसको होल्ड करके रखा गया है। देखिए, स्वाभाविक है क्योंकि जब पहली बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में बड़े भारी पैमाने पर जीती थी, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, उसके बाद फिर असेंबली इलेक्शन में, फिर लोकसभा में, तो अमित शाह ने एक एक सीट को एनालाइज किया हुआ है, किस सीट पर किसका असर है, किस जाति का, किस तरह के लोगों का, कैंडिडेट का क्या असर है। तो मुझे लगता है वो चप्पे चप्पे को जानते हैं, इसलिए जाहिर है उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। तो जब बीजेपी ने ये डिसाइड किया तो उम्मीदवार डिसाइड करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा कि कौन किस परिवार से आता है या सिर्फ जीत कौन सकता है, इसका ध्यान रखा गया। और सिर्फ इस बात का ध्यान रखा गया है कि जीतने का फैक्टर कहां पर है और किसके साथ है। जाहिर तौर पर छवि उसकी अच्छी होनी चाहिए, इसमें तो एकदम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। कुछ उदाहरण ऐसे आए थे रजत जी जिनके बारे में यह माना जा सकता है कि अगर उनको टिकट दिया जाए तो वो बहुत आसानी से चुनाव जीत सकते थे, लेकिन पार्टी के शीर्ष स्तर से दो टूक शब्दों में मना किया गया, ऐसी हमें जानकारी मिली थी। कम से कम 2 केस का तो मैं बहुत नज़दीक से उस केस को मैंने देखा था कि क्योंकि उनकी छवि बहुत दागदार थी, इसलिए बीजेपी ने सीधे मना कर दिया कि भले ही ये जीतने की क्षमता रखते हो, पार्टी उनको एंटरटेन नहीं करेगी, पार्टी उनको टिकट नहीं देगी। तो उस बैकग्राउंड को अगर ठीक है तो उसके बाद ये फैक्टर रखा गया है कि फिर जीतने की संभावना किसमें सबसे ज़्यादा है, कास्ट कॉम्बिनेशन कैसे बेहतर हो सकता है, विचारधारा के हिसाब से कौन ज़्यादा फिट बैठता है। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, और क्योंकि वेस्टर्न यूपी में सबसे पहले चुनाव होना है, पहले फेज में चुनाव होना है, जाहिर तौर पर एक मोमेंटम सेट करेगा आगे के चरणों के लिए, और उस लिहाज से इस पर खास फोकस किया गया था कि यहाँ के जो उम्मीदवार हों वो अच्छा परफॉर्मेंस करें और इसका असर फिर आगे के चरणों पर पड़ता दिखे। ये आपने ठीक कहा देवेंद्र, ये जो लिस्ट है ना, ये वाकई में मोमेंटम सेट करेगी। इस लिस्ट में जो उम्मीदवार हैं उनके नामों से इस बात का अंदाजा हो जाता है। जैसे 35 इसमें मौजूदा विधायक हैं, तो एक बार जो एमएलएज हैं उनको विश्वास होगा कि उन पर दोबारा भरोसा किया गया है, और 5 नाम वो हैं जो बीएसपी से बीजेपी में आए थे। तो जो बाहर से छोड़कर आए थे उन लोगों को भी इस बात का भरोसा दिया जा रहा है कि आपको भी चुनाव के लिए कंसिडर किया जा रहा है, टिकट दिया जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल से आए 2 नेताओं को टिकट दिया गया है, और समाजवादी पार्टी से आए धर्मपाल सिंह को एतमादपुर से टिकट मिला है, 2 बार विधायक रह चुके हैं। तो बीजेपी के कुछ विधायकों को टिकट क्या काट दिए गए हैं इन लोगों को एडजस्ट करने के लिए? जहाँ कुछ तो एडजस्टमेंट वहाँ पे हुआ है जहाँ पर कि बीजेपी हारी थी पिछले चुनाव में और उसको बेहतर उम्मीदवार की ज़रूरत थी, इसलिए वो काम किया गया। जैसे धर्मपाल सिंह के केस में वैसा ही है। तो ऐसे कुछ नाम ऐसे थे जहाँ पर क्योंकि बीजेपी पिछले चुनाव में हार गई थी और उन हार के फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। इस बार के चुनाव में क्योंकि पिछली बार बीजेपी लगभग 90 सीट पर हारी थी, तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था कि आखिर क्या वजह थी कि उस लहर में भी बीजेपी उन सीटों पर हारी और वहाँ पर कैसे बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। अमित शाह की एक खास रणनीति हमेशा से रही है रजय जी। 2014 के बाद हम लोग दिल्ली में देख रहे हैं कि जहां पे वो हारते हैं उस पर ज्यादा फोकस करते हैं बनिस्बत इस पे कि जहां पे जो जीत गए रहते हैं। और हारने के कारणों की व्याख्या के बाद वहां पर जाहिर तौर पे इन सारे उम्मीदवारों का चयन करना आसान था। कुछ के टिकट काटे गए हैं और कुछ में एडजस्टमेंट किया गया है। जैसे उसके मेरठ की सीट को आपने देखा, एक सीट पे कि उनके बेटे को 4 बार के सिटिंग एमएलए हैं सत्यपाल अग्रवाल, लेकिन इसके बावजूद उनको ये समझाया गया है कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, बेहतर हुआ कि आप अपने बेटे को चुनावी अखाड़े में उतारें, और उनके बेटे को टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर एक जो बहुत दिनों से, पिछले कुछ दिनों से लगातार एक फीडबैक लेने का प्रोसेस किया जा रहा था, वो इस सूची में दिख रही है कि गहन मंथन के बाद ही नामों को तय किया गया है। आप कह रहे हैं कि फीडबैक लेने का प्रोसेस था, तो फीडबैक कहां से लिया जाता है, कैसे लिया जाता है? और बीजेपी का अभी जो इलेक्शन मशीनरी काम करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर में, जाहिर तौर पे ये किसी एक सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं होते। जैसे पहला फीडबैक ये रहता है कि यूपी के संदर्भ में, जैसे अभी हम लोग देखें तो यूपी में जो पहले प्रभारी थे वो प्रभारी हैं, उनके साथ सह प्रभारी थे वो सह प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री उनकी एक रिपोर्ट रहती है। इसके अलावा 6 जोन में बांट के 6 प्रभारी बना दिए गए थे और उन सबको भेजा गया था और एक एक विधायकों से उन लोगों ने बातचीत की थी। और न सिर्फ विधायकों से बातचीत की बल्कि वहाँ पे ग्राउंड पे भी अलग अलग लोगों से बातचीत करके सीधे दिल्ली उन्होंने
रिपोर्ट किया था और उस डेली रिपोर्ट में बाकायदा ये बताया था कि किसकी कैसी स्थिति है, कौन कमज़ोर है, कौन मजबूत है, कोई अगर कमज़ोर है तो उसके पीछे वजह क्या है। ऐसी सारी रिपोर्ट पिछले डेढ़ महीने से वो सारे नेता वहाँ पे कैंप कर रहे हैं ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में, और उनको एक एक जोन की जिम्मेदारी दे दी गई है और उस जोन के आधार पर एक तो संगठन का प्रभार दिया गया था और संगठन के साथ साथ जो अलग अलग चुनाव के लिए लगाए गए थे चुनाव प्रभारी, उनको भी जोन बांट के लगाया गया था और ये सारे फीडबैक अमित शाह के पास आ रहे थे और उन सारे फीडबैक के आधार पर ये सारे फैसले हुए हैं। रजत जी, देवेंद्र, जो लिस्ट आपने दी है वो एक बार फिर से मैं सोचता हूं बता देना चाहिए, जो क्योंकि बहुत सारी उत्सुकता है बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर के। हमारे पास अब जो मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं, लोग जानना चाहते हैं, लोग कह रहे हैं कि एक बार फिर से बता दीजिए, तो दर्शकों की मांग पे ये लिस्ट मैं एक बार फिर से बताता हूं। ये लिस्ट मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं की गई है, ये कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं है। देवेंद्र पाराशर हमारे संवाददाता, उनकी जानकारी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और देवेंद्र पाराशर की जानकारी आमतौर पर सही निकलती है। तो कैराना से मृगांका सिंह, थाना भवन से सुरेश राणा, शामली से तेजिंदर सिंह, बुढ़ाना से उमेश मलिक, चरथावल से नरेंद्र कश्यप, पुरकाजी से प्रमोद ऊंटवाल, मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल, खतौली से विक्रम सैनी, मीरापुर से प्रशांत गुर्जर, सिवाल खास से मनिंदर पाल सिंह, सरधाना से संगीत सोम, हस्तिनापुर से दिनेश खटीक, किठौर से सत्यवीर त्यागी, मेरठ कैंट से अमित अग्रवाल बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। ये सारी जानकारी देवेंद्र पाराशर हमारे संवाददाता ने हासिल की है और बहुत सारे नाम उन्होंने दिए हैं। अतरौली से कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह को टिकट मिला है। मेरठ शहर से सुनील भराला उम्मीदवार होंगे और मेरठ दक्षिण से सोमेंद्र तोमर उम्मीदवार हो सकते हैं। छपरौली से सहेंद्र सिंह रमाला, बरौस से केपी मलिक, बागपत से योगेश थावा, लोनी से नंदकिशोर गुर्जर, मुरादनगर से अजीत पाल त्यागी, साहिबाबाद से सुनील कुमार शर्मा, गाजियाबाद से अतुल गर्ग, मोदी नगर से मंजू सिबाच, धौलाना से धर्मेश तोमर, हापुड़ से विजय पाल आरती को टिकट दिया जाएगा। गढ़ मुक्तेश्वर से हरेंद्र चौधरी तेवतिया, नोएडा से पंकज सिंह, दादरी से तेजपाल सिंह नागर, जेवर से धीरेन्द्र सिंह, सयाना से दिव्येंद्र सिंह लोधी, शिकारपुर से अनिल शर्मा, खुर्जा से मीनाक्षी सिंह का टिकट बीजेपी ने पक्का किया है। यह जानकारी है हमारे संवाददाता देवेंद्र पाराशर की। उन्होंने बताया कि खैर से अनूप प्रधान वाल्मीकि, बरौली से जयवीर सिंह, अतरौली से संदीप सिंह, कोल से अनिल पाराशर, इगलास से राजकुमार सहयोगी, छाता से लक्ष्मी नारायण चौधरी, माठ से राजेश चौधरी, गोवर्धन से मेघ श्याम सिंह और मथुरा से श्रीकांत शर्मा चुनाव लड़ेंगे। बलदेव से पूरण प्रकाश, एतमादपुर से धर्मपाल सिंह, आगरा कैंट से जीएच धर्मेश को टिकट मिला है। आगरा साउथ से योगेंद्र उपाध्याय का नाम फाइनल हो गया है और आगरा नॉर्थ से पुरुषोत्तम खंडेलवाल को टिकट दिया जाएगा। फतेहपुर सीकरी से चौधरी बाबूलाल, खैरागढ़ से भगवान सिंह कुशवाहा, फतेहाबाद से छोटेलाल वर्मा, बा सीट से रानी पक्षालिका सिंह को टिकट मिला। अब तक जो लिस्ट मैंने आपको बताई है उसमें जाट समाज के 11 उम्मीदवार हैं, गुर्जर समाज के 5 कैंडिडेट हैं, ठाकुर समाज के 9 उम्मीदवार हैं, ब्राह्मण समाज से 7 कैंडिडेट हैं, वैश्य समाज से 4 उम्मीदवार हैं, त्यागी और निषाद समाज से 1-1 उम्मीदवार है। जाटा समाज से 5 उम्मीदवार हैं जिनके नाम फाइनल किए गए हैं और वाल्की समाज से 2 उम्मीदवारों का नाम फाइनल किया गया है। देवेंद्र पाराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, जो लिस्ट आपने दी वो मैंने आपको एक बार फिर से दर्शकों को बता दी, और कौन से कितनी जाति के कितने लोग हैं उनके नाम भी बता दिए, तो लगता है कि बीजेपी ने जातियों के समीकरण का पूरा ध्यान रखा है।
जी हाँ, बिल्कुल। इसमें अगर आप देखें तो जाट, गुज्जर, ठाकुर, कश्यप, वाल्मीकि, वैश्य, सैनी, हर तरीके से कास्ट कॉम्बिनेशन को भी ध्यान में रखा गया है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि नॉर्थ इंडिया का खासतौर पे चुनाव जो होता है वो कास्ट के इर्द गिर्द होता है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इस बार समाजवादी पार्टी अपोजिशन की बहुत ज़्यादा कोशिश है कि पूरे चुनाव को एक कास्ट लाइन पर लेकर आया जाए, और वैसी स्थिति में बीजेपी ने भी उस कास्ट फैक्टर का ठीक तरीके से ध्यान रखा है। हालांकि बीजेपी का पूरा जो कैंपेन होगा वो विचारधारा के आधार पर कैंपेन होगा, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर जाएगा, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान देखें कि 20 बनाम 80%, तो वो इन सारी चीज़ों के इर्द गिर्द रहेगा। लेकिन ज़मीन पर कास्ट फैक्टर भी मजबूत रहना चाहिए, कास्ट इक्वेशन, कास्ट अर्थमेटिक में कहीं पिछड़ ना जाए, तो उस लिहाज से बहुत सोच समझकर ऐसे सारे उम्मीदवारों का चयन किया गया है। और हमें ये बताया गया रजत जी टॉप सोर्सेज के द्वारा कि समाजवादी पार्टी किस सीट पे किसको उम्मीदवार बना सकती है, इसका एक रफ आइडिया लेके फिर बीजेपी की अपनी प्लानिंग हुई है। भले ही समाजवादी पार्टी ने अपने सारे कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद नहीं किया है अभी, उसके बावजूद बीजेपी ने एक अंदाजा ले लिया था, ग्राउंड से एक फीडबैक ले लिया था कि समाजवादी पार्टी किसको वहाँ पे कैंडिडेट बनाने जा रही है, क्योंकि उनके सिटिंग एमएलए सिर्फ पिछले चुनाव में 49 ही रह गए थे। तो ऐसे में उनके पास बहुत सारा ऑप्शन था नए लोगों को आजमाने का भी। वहाँ पर बीजेपी ने ऑलरेडी एक फीडबैक ले लिया था और उसके आधार पर अपने उम्मीदवारों का चयन किया गया है। और अमित शाह को बहुत जानकारी है उत्तर प्रदेश में कि जो कास्ट फैक्टर है इसकी एक नेशनल पर्सपेक्टिव तो है। जैसा आपने कहा कि विकास के सवाल पर चुनाव लड़ेंगे, और योगी आदित्यनाथ तो बार बार कहते रहे कि वो अपने काम के आधार पर वोट मांगेंगे, और दूसरे फैक्टर्स हैं जो आपने गिना दिए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाति का फैक्टर इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि सामने वाला क्या कर रहा है इस पर भी ध्यान देना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, और उसको काउंटर करने के लिए वो सारे अपने तर्कस में तीर कैसे रखा जाए, इसको लेकर बहुत ज़्यादा मंथन चल रहा था। और इन नामों में हम देख रहे हैं कि कैसे उसमें वाल्मीकि समुदाय के भी हैं, जाट भी हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, जिसकी जहाँ ज़रूरत है। और जो ऑप्शन अभी खोल कर रखे गए हैं उन ऑप्शन में भी कास्ट के आधार पर वैसे ऑप्शन खोल के कुछ सीटों को रखा गया है, और उस कास्ट ऑप्शन में दोनों विकल्प रखा गया है कि अगर समाजवादी पार्टी ने किसी पार्टिकुलर कास्ट को दिया तो उसका जो दूसरा विकल्प हो सकता है बीजेपी उसके कैंडिडेट को देगी जो कि उनके पास ऑलरेडी हैं। तो इन सारे पहलुओं को देख एकदम ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस चुनाव को कितना सीरियसली ले रही है। और जाहिर तौर पे क्योंकि अब पहले फेज का चुनाव के लिए नामांकन शुरू होना है, तो उसके पहले ये सारा होमवर्क किया गया। और पहली जो बैटिंग जिसको कहते हैं कि स्टार्टिंग बैटिंग में जो पहली इनिंग है वो दिख रही है इस लिस्ट में जो कि मंथन हुआ है। और मतलब आप कह रहे हैं कि ओपनिंग धुआंधार होगी, इसकी कोशिश की गई है। अब इस लिस्ट को देवेंद्र एक और नजरिए से देखा जा सकता है। जो नाम आपने बताए हैं इसमें से 15 किसान हैं, 6 वकील हैं, और कुल 16 प्रोफेशनल्स हैं, और जिसमें बिजनेसमैन भी हैं और कारोबारी भी हैं। तो ये एक और अलग नजरिया है देखने का, समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले। जी हाँ, अगर प्रोफेशनल हिसाब से देखें तो हर एक उम्मीदवार में जब उनका बायोडाटा लिया गया था रजत जी, तो बाकायदा ये पूछा गया था कि अभी आप क्या करते हैं, पहले आप क्या करते थे। और उन उम्मीदवारों को लेकर जब मंथन चल रहा था तो उसमें बाकायदा वहाँ पर भी बीजेपी की बैठक में जो सूची थी उसमें मेंशन था कि जो व्यक्ति हैं जिन पर विचार किया जा रहा है उनका प्रोफेशन क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, या अगर दूसरी पार्टी से आए हैं तो कब दूसरी पार्टी से आए थे या किस पार्टी से आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें उल्लिखित रहती थी। और उसमें आप देखें तो चाहे एग्रीकल्चर उनका प्रोफेशन हो, डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, ऐसे सारे नामों को शामिल किया गया। और कोशिश ये की गई है कि एक बड़ा बुके बनाने को, ताकि जब लिस्ट को सार्वजनिक किया जाए तो ऑलरेडी वोटर्स में या समर्थकों में एक अच्छा मैसेज आए कि बीजेपी ने जो स्क्रीनिंग की है उम्मीदवारों की, प्रोफेशनल्स हैं, एक टीचर भी हैं और एक डॉक्टर भी हैं। तो हर तरह के वर्ग का ध्यान रखा गया, कोशिश तो की गई है। देवेंद्र, एक बड़ा सवाल हो रहा है सहयोगियों को लेकर, क्योंकि समाजवादी पार्टी बार बार ये कह रही है बहुत सारे सहयोगी दल हैं, बहुत सारे दल उनके पास हैं। तो बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उनके बारे में क्या सोचा जा रहा है? क्या उनको कितनी सीटें देंगे, ये फाइनल हो गया है? और पहले तो एक बैठक हुई थी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर सहयोगी दलों के साथ। इसके अलावा अमित शाह पिछले 1 महीने में 2 से 3 बार इन नेताओं से अलग अलग मिल चुके थे। जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था उस दरमियान भी मुलाकात हुई थी। इसके बाद कल देर रात बीजेपी मुख्यालय में जब बीजेपी की अपनी बैठक खत्म हो गई तो उसके बाद सहयोगी दलों को बुलाया गया, और पहले अपना दल की नेता आई और अपना दल की नेता के बाद निषाद पार्टी के नेता आए, उन दोनों से बातचीत हुई। जो बातचीत हुई थी उसमें अपना दल ने जो अपनी इच्छा जो जाहिर की है
जाहिर तौर पर वो सीटों की संख्या ज़्यादा है, उतना नहीं मिलने जा रहा है। हमें जो बताया गया उसमें 12 से 13 के आसपास अपना दल के साथ 12 से 13 सीटों पे अपना दल के साथ बात बन जाएगी। निषाद पार्टी के नेता डॉक्टर संजय निषाद ने जो डिमांड किया था वो 15 से 18 सीटों का डिमांड किया था, लेकिन उसमें भी हमें ये बताया गया, और ये दोनों खेमों से, जैसे बीजेपी से भी और निषाद पार्टी से भी हमने ये कंफर्म कर लिया था, दोनों का ये कहना था कि 8 से 10 सीट बमुश्किल होंगे निषाद पार्टी को। निषाद पार्टी उतना में मान जाएगी। निषाद पार्टी के कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और उसमें कोई बहुत ज़्यादा हिचक या गतिरोध नहीं होने जा रहा है। कल संभवतः लखनऊ में इस बात का ऐलान भी कर दिया जाएगा सीट शेयरिंग को लेकर निषाद पार्टी और बीजेपी के बीच। जी देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत बधाई आपको। इतनी बड़ी खबर आपने दी, सबसे पहले दी। इंडिया टीवी के दर्शकों को अच्छा लगा ये खबर देख करके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। देवेंद्र पाराशर ने बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट बता दी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि औपचारिक तौर पर ऑफिशियली बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की गई है। यह लिस्ट कल जारी होगी। कल मुहूर्त अच्छा है, मकर संक्रांति का पवित्र त्योहार है, इसलिए बीजेपी को उम्मीद है कि कल से उसका सूरज तेजी से चढ़ना शुरू होगा। लेकिन सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने आज शाम ऑफिशियली 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की सारी वो सीटें जिन पर पहले फेज में वोटिंग होनी है, 29 में से 19 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को दी गई हैं। 29 में से 9 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। आरएलडी की तरफ से आज उन 2 नेताओं को भी टिकट दे दिया गया जो पिछले 24 घंटे के दौरान दूसरी पार्टियां छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल में आए थे। और अब मैं आपको समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवारों की लिस्ट बता देता हूं। ऑफिशियली लिस्ट जारी कर दी गई है, 29 उम्मीदवारों की लिस्ट है। अवतार सिंह भडाना को राष्ट्रीय लोकदल ने जेवर सीट से टिकट दिया है। कल ही जयंत चौधरी ने अवतार सिंह भडाना के साथ तस्वीर पोस्ट की थी और उन्हें पार्टी में शामिल करने का ऐलान किया था। अवतार सिंह भडाना मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से इस समय बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन किसान आंदोलन के वक्त उन्होंने बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया था। जेवर सीट पर अवतार भडाना का मुकाबला बीजेपी के धीरेन्द्र सिंह से होगा, जो यहां से सिटिंग एमएलए हैं। भडाना के अलावा जयंत चौधरी ने आज सुबह ही कांग्रेस छोड़कर आरएलडी में आए गजराज सिंह को हापुड़ से टिकट दिया है। गजराज सिंह हापुड़ विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। कैराना सीट से इस बार भी समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन चुनाव लड़ेंगे। नाहिद हसन यहां से सिटिंग एमएलए हैं। कैराना सीट इसलिए अहम है क्योंकि हिंदू के पलायन की वजह से यह इलाका काफी चर्चा में रहा। कैराना से लगातार 3 बार बीजेपी के कद्दावर नेता हुकुम सिंह चुनाव जीते थे, लेकिन पिछली बार उनकी बेटी मृगांका सिंह चुनाव हार गई थी। बीजेपी ने इस बार भी मृगांका सिंह को ही टिकट दिया है। चुनावी नजरिए से सेंसिटिव माने जाने वाली गाजियाबाद की लोनी सीट से आरएलडी के मदद भैया किस्मत आजमाएंगे। इस सीट पर हिंदू मुस्लिम मुद्दे को लेकर ध्रुवीकरण हो सकता है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी को लगता है कि इस बार ब्राह्मण वोटर बीजेपी से नाराज हैं, इसलिए ब्राह्मण नेताओं को बहुत सारे टिकट दिए हैं। गाजियाबाद की साहिबा सीट से अमरपाल शर्मा, मोदी नगर से सुदेश शर्मा, जबकि आगरा की बाह विधानसभा सीट से मधुसूदन शर्मा पर दाव लगाया गया है। साहिबाबाद में अमरपाल शर्मा के मुकाबले बीजेपी के मौजूदा विधायक सुनील शर्मा होंगे। बात अगर एक और अहम सीट की करें तो आगरा कैंट की समाजवादी पार्टी ने यहां से कुंवर सिंह वकील को टिकट दिया है। उनका मुकाबला बीजेपी के सिटिंग एमएलए डॉक्टर जीएस धर्मेश से होगा, जिनके बारे में कल यह अफवाह उड़ाई गई थी कि वो समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने आज जिन 29 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, उसमें सिर्फ एक सीट मथुरा की बलदेव विधानसभा सीट पर महिला को बबीता देवी को कैंडिडेट बनाया गया है। और रुचि कुमार हमारे साथ हैं। रुचि, पिछली बार जो बीजेपी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो प्रदर्शन किया था, जबरदस्त था, 111 में से 88 सीटें जीती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट है उसको देखकर लगता है कि काफी तैयारी की है इस बार चुनाव को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बीजेपी को चैलेंज करने के लिए। तो क्या किसान आंदोलन की वजह से लगता है कि कुछ फेरबदल हुआ है? देखिए, ये पूरी लिस्ट जो है रजत जी 29 लोगों की, इसमें अगर हम 2017 के नतीजे देखेंगे तो बीजेपी ने 29 में से 25 सीटें जीत ली थी और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 मिली थी और 2 बीएसपी को मिली थी। तो समाजवादी पार्टी ने अपने दोनों जो विधायक थे नाहिद हसन और उसके अलावा रफीक अंसारी, उनको रिपीट किया है। इसके अलावा जो बीएसपी के जो विधायक थे असलम चौधरी, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, उनको भी टिकट दिया है। तो इस तरह से समाजवादी
पार्टी ने 3 सिटिंग विधायकों को टिकट दिया है। एक बड़ी बात जो इसमें देखने को ये मिल रही है कि जो पूरा वेस्टर्न यूपी का इलाका है, ये कहा जा रहा है कि वहाँ जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन आप 29 ये जो लिस्ट देखेंगे कैंडिडेट्स की, इसमें मुस्लिम कैंडिडेट सिर्फ 9 हैं। यानी अखिलेश यादव काफी फूक के कदम रख रहे हैं। उनकी ये कोशिश है कि ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट ना दिया जाए, क्योंकि एक तरह से उनको ये भरोसा है कि मुसलमान तो समाजवादी पार्टी को वोट देगा ही। तो ये पूरी लिस्ट यही बताती है। और क्योंकि आरएलडी के पास कुछ खोने को नहीं है, 2017 में एक भी सीट आरएलडी को इन 29 सीटों में नहीं मिली थी, तो आरएलडी अपनी पूरी ताकत लगाएगी। सब जातियों का भी ध्यान रखा गया, जैसे आपने बताया कि ब्राह्मणों को टिकट दिया है, जो दलित हैं, जो जाट हैं, जो गुर्जर हैं, हर जाति के लोग आपको इस पूरी लिस्ट में मिलेंगे। और समाजवादी पार्टी और आरएलडी का कहना है कि जल्दी ही दूसरी लिस्ट आ जाएगी। और अब जिस तरह से इधर 3 दिनों से खासतौर से हलचल है समाजवादी पार्टी में कि बीजेपी के लोग, उनके मंत्री, उनके विधायक छोड़ के समाजवादी पार्टी आ रहे, तो एक तरह से कैंप, जो सपा कैंप है, उसमें बहुत ज्यादा उम्मीद खड़ी हो गई है कि उनको लग रहा है कि बड़ी सफलता उनको मिलेगी चुनाव में। लेकिन सफर अभी बहुत ज्यादा आसान नहीं है रजत जी, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों के लिए कहा जा रहा है कि उनका टिकट बीजेपी काट रही थी, या वो अपने क्षेत्र में अच्छा काम नहीं कर रहे थे, जनता उनसे नाराज थी, इस डर से वो गए हैं। हालांकि 2-3 नाम अगर आप छोड़ दीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का, दारा सिंह चौहान का, धर्म सिंह सैनी का, जो बड़े नेता है, उनके अलावा बाकी लोगों के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि अगर इन सबको वो अपनी पार्टी में एडजस्ट करेंगे, तो जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है, पुराने नेता है, उनको किस तरह से वो टिकट बांटेंगे। तो एक बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए अभी है टिकट वितरण को लेकर। बिल्कुल ठीक आरुचि, आपने अपने अनुभव से देखा है। और इन 29 में भी हमने देखा आरएलडी को बहुत सारी सीटें दी हैं, और जो आपने एनालाइज किया उससे बात समझ आती है कि लड़ाई काफी कांटे की है, टक्कर तो पूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुचि कुमार। अखिलेश यादव की रणनीति साफ है, किसी भी तरह से एंटी बीजेपी वोटों के बंटवारे को रोका जाए, इसलिए तमाम छोटे छोटे दलों को साथ लिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल का खाता भी नहीं खुला था, एक भी सीट नहीं मिली थी। इसके बावजूद अखिलेश यादव ने 29 सीटें डिक्लेयर की, उनमें से 19 सीटें आरएलडी को दी हैं। तो वजह एक ही है कि जाट वोट और मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट किया जाए, जिसका जिक्र रुचि कुमार कर रही थी। अखिलेश को लगता है कि पिछली बार जाटों का एक मुश्त वोट बीजेपी को मिला था, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के असर को देखते हुए अगर इस बार जाटों के वोट बीजेपी को कम मिले तो इस इलाके में समाजवादी पार्टी को फायदा हो सकता है। इसीलिए अखिलेश यादव ने बेअसर हो चुकी आरएलडी में फिर से जान फूंकने की कोशिश की है। हालांकि इसमें खतरा भी है। यह सही है कि अखिलेश का ध्यान अपनी पार्टी के नेताओं से ज्यादा बीजेपी से जो नेता आ रहे हैं समाजवादी पार्टी में उन पर है। इसलिए अखिलेश यादव फिलहाल बीजेपी तोड़ो मिशन में लगे हैं। आज यूपी के एक और मंत्री ने इस्तीफा दिया। अब कल योगी सरकार के 3 मंत्री और बीजेपी के 10 विधायक समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे, ये आज ऐलान किया गया। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेताओं का दावा है कि कल जब बीजेपी के नेताओं के इस्तीफे होंगे तो बीजेपी के लोग भी चौंक जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो बीजेपी को छठी का दूध याद दिलाने का ऐलान कर दिया। जो स्वामी प्रसाद मौर्य कभी हाथी नहीं गणेश, ब्रह्मा विष्णु महेश का नारा लगाते थे, बीजेपी की सरकार में 5 साल मंत्री रहने के बाद आज बीजेपी को सांप और खुद को नेवला बताने लगे। जो दूसरों का हक निगले, जो अनुसूचित जात जनजाति का आरक्षण अजगर की तरह निगल जाए, जो पिछड़ों का आरक्षण सीधे सीधे मस्त होकर के चट कर जाए, स्वाभाविक रूप से ऐसे नागरूपी आरएसएस और सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला उत्तर प्रदेश की धरती से खत्म करके ही दम लेगा। कल की वो शुभ मुहूर्त जब मेरी घोषणा होगी तब वहां पर जनसैलाब, हुजूम, समर्थकों की भारी भीड़, विधायकों, मंत्रियों, कहा समाजवादी पार्टी में जो इस्तीफा दे के आएंगे उनकी एक लंबी कतार देखने को मिलेगी। समाजवादी पार्टी में वो भी कल देख लीजिएगा। 100 लोग होंगे, 200 लोगों के कितने लोग होंगे? आप जितनी भी गिनती गिन सकेंगे वो सब आपको मौके पर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की एक एक शरारत का, एक एक साजिश और षड्यंत्र का
मैं ऐसा करारा जवाब दूंगा कि इनको छठी का दूध याद आएगा कि किसी से मेरा पाला पड़ा हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसी बातें बीएसपी के बारे में कही थी जब उन्होंने बीएसपी छोड़ी थी, तो बीएसपी से बीजेपी में और बीजेपी से समाजवादी पार्टी में सारे रंग उन्होंने देख लिए हैं। उनको सूट इसलिए करता है क्योंकि समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की रणनीति यह है कि बीजेपी के नाराज नेताओं को इकट्ठा करो, बीजेपी को दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी बताकर इन वर्गों का वोट हासिल करने की कोशिश करो। अभी जिन 3 मंत्रियों और 10 विधायकों ने बीजेपी छोड़ी है, उनमें से ज्यादातर पिछड़े वर्ग के हैं। एक विधायक ब्राह्मण है, एक दलित, और ये ज्यादातर लोग वो हैं जो बीएसपी में थे, पहले बीजेपी में आए थे। अखिलेश यादव को लगता है कि मुस्लिम वोट तो उनकी पार्टी को मिलेगा ही, अगर पिछड़े वर्ग का वोट भी उन्हें मिल जाए तो वनवास खत्म हो सकता है। लेकिन बीजेपी की जिस लिस्ट की जानकारी आज मैंने आपको दी है, उससे लगता है बीजेपी ने भी एकजुट हुई विपक्षी रणनीति का जवाब देने की पूरी तैयारी की है, एक सीट पर पूरी तरह काम किया है। आज कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए अपने 125 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इनमें से 50 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया गया है। प्रियंका गांधी ने कहा इस बार पार्टी ने अपने 40% टिकट महिलाओं को और 40% टिकट युवाओं को दिए हैं। इस बार कांग्रेस महिलाओं के वोट पर फोकस कर रही है। प्रियंका गांधी ने नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। कांग्रेस ने 12वीं पास लड़कियों को स्मार्टफोन, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर और महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट स्कूल खोलने का वादा भी किया है। 2017 में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को 6% वोट और कुल 7 सीटें मिली थी। इस बार यूपी के चुनाव में कांग्रेस अकेले मैदान में उतरी है, जो बड़ी चुनौती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।